नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे यहाँ आजकल लोगों को एक समस्या बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है और वो है दाद खाज खुजली की समस्या। एक बहुत सिवियर प्रॉब्लम ये बन चुकी है, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े लोगों तक होती है और जब भी किसी एक व्यक्ति को होना ये शुरू होती है तो उसके पूरे परिवार में ये बीमारी जो है फैल जाती है। ये दाद होती है। यहाँ पर आप इस समय एक फोटो देख रहे हैं, इस फोटो को देखिए, ये दाद होती है। इसमें गोल गोल इस तरह की ये रिंग्स पड़ जाती हैं। इनमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है, लाल लाल कलर के छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। शुरुआती अवस्था में इसमें केवल इचिंग होती है और जब ये समस्या फैलती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, तो फिर काले काले निशान पड़ने लगते हैं और पेशेंट को इतनी ज्यादा तकलीफ हो जाती है कि खुजाते खुजाते, मतलब इचिंग के कारण जब उसको खुजली चलती है और जब वो स्क्रैच करता है, खुजाता है, तो उस खुजाने के कारण उसको बहुत ही ज्यादा तरीके से ब्लीडिंग होने लगती है। ये कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और फिर उसके लिए वो तरह तरह का ट्रीटमेंट लेता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये जाती है दोस्तों कि जब भी वो एलोपैथी ट्रीटमेंट लेता है, यानी कि अंग्रेजी दवाइयां लेता है, तो अंग्रेजी दवाइयां जो होती हैं, एलोपैथिक मेडिसिन जिन्हें कहा जाता है, उसमें जो ऑइंटमेंट्स आते हैं, यानी कि जो क्रीम आती है लगाने वाली, जो दवाएं आती हैं खाने वाली, उससे पेशेंट 7-8 दिन तक तो ठीक रहता है, 15 दिन तक तो ठीक रहता है। उसके बाद उसकी दोबारा वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और जब वो प्रॉब्लम होना शुरू होती है तो वो दुगनी इंटेंसिटी के साथ होती है, यानी कि जितनी खुजली पहले चल रही होती थी उससे भी ज्यादा तेजी के साथ फिर खुजली उसको चलने लगती है। तो ये जो समस्या होती है ये बहुत ज्यादा वो गंभीर बनती चली जाती है। अब एक पेशेंट 2-4-6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल तक तो फिर एलोपैथी ट्रीटमेंट कराता रहता है, फिर कोई आयुर्वेदिक मलहम लेके आ जाता है और इस तरह से उसकी बीमारी जो है वो खराब हो जाती है, बीमारी की पूरी स्थिति उसकी खराब हो जाती है। तब उस कंडीशन में होम्योपैथिक दवाई उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बहुत अच्छे रिजल्ट होम्योपैथिक मेडिसिन से रिंगवर्म के, यानी कि दाद खाज खुजली के केसेस में मिलते हैं। आज मैं उसी से संबंधित एक मेडिसिन के बारे में आपसे बात करूंगा और वो मेडिसिन लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन है दाद खाज खुजली के लिए। दाद खाज खुजली के जितने भी केसेस होते हैं उनमें से 95% मामलों में ये मेडिसिन 100% रिजल्ट दे देती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं टेल्यूरियम मेटालिकम के बारे में। ये मेरे पास इसकी 200 पोटेंसी रखी हुई है। टेल्यूरियम मेटालिकम इसका पूरा नाम होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसके सिम्टम्स होते हैं और किन सिम्टम्स के बेसिस पे हमें पेशेंट्स को ये दवा देनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं इसके स्किन के ही सिम्टम की। इसमें जो पेशेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्किन में या शरीर के किसी भी हिस्से में जब रिंगवर्म की शिकायत हो, यानी कि जिसको दाद होने की शिकायत हो, उस दाद के लिए लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन होती है। गोल गोल कलर के, गोल गोल तरह के, गोल गोल शेप के, गोल गोल आकार के और लाल लाल रंग के छोटे छोटे या बड़े बड़े सर्सिनेट्स पड़ते जाते हैं। वहां पे छोटे छोटे दाने पड़ते हैं, उन दानों में खुजली होती है बहुत ज्यादा। धीरे धीरे वो दाने बड़े होते जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। इस तरह के इसके स्किन के सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ साथ ये हर्पीस के केसेस में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है यदि पेशेंट के सिम्टम से मैच करती है। ये जो दाने होते हैं इनमें बहुत ज्यादा इचिंग होती, बहुत ज्यादा खुजली चलती है। पेशेंट रात भर खुजाता रहता है, दिन भर खुजाता रहता है, एक रेस्टलेसनेस डेवलप हो जाती है, बिल्कुल वो शांति से रह ही नहीं पाता है, इतनी ज्यादा उसको इचिंग होती है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारी तरह के इरप्शंस और भी देखे जाते हैं, जैसे कई सारे पेशेंट्स को कान के पीछे इरप्शंस हो जाते हैं। हालांकि कान के पीछे इरप्शन का जो सिम्टम है वो ग्रेफाइटिस में भी देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में दोनों मेडिसिन के बीच में डिफरेंशिएट करने की जरूरत होती है कि कौन सी मेडिसिन किस कंडीशन में हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा टेल्यूरियम मेटालिकम का जो पेशेंट होता है उसके पैर से बहुत ही ज्यादा बदबूदार पसीना आता है। मतलब खास ये सिम्टम टेल्यूरियम मेटालिकम के पेशेंट में देखा जाता है कि ओवरऑल पसीना पूरी बॉडी से आएगा, उसमें कोई ज्यादा स्मेल नहीं आएगी, लेकिन जब पैरों के पसीने की बात होती है तो उसमें पैरों से पेशेंट को बहुत ही ज्यादा पसीना आता है, बहुत ज्यादा उसमें स्वेटिंग होती है और बहुत ही बदबूदार उसमें पसीना आता है। इसके अलावा यदि हम इसके हेड के सिम्टम की बात करते हैं तो ये जो पेशेंट होता है इसको भूलने की आदत होती है। फॉरगेटफुलनेस इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। चूंकि उसको बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस है, पेशेंट की एक पूरी हिस्ट्री चलती है, एक पूरी कहानी चलती है। अब चूंकि उसको रेस्टलेसनेस बहुत है तो वो अपने काम पे
कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, और कंसंट्रेट ना कर पाने के कारण उसको फॉरगेटफुलनेस हो जाती है। ऑब्वियसली जब हम किसी काम पे ध्यान नहीं देंगे तो उस काम के बारे में हमारी जो याददाश्त है वो ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगी। तो ये जो पेशेंट होता है उसको फॉरगेटफुलनेस डेवलप हो जाती है। इसके साथ में यदि हम इसके आई के सिम्टम की बात करते हैं तो आंखों की जो लिड्स होती हैं यानी कि जो पलकें होती हैं, इन पलकों पे जो है इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है, सूजन आने लगती है, इचिंग चलने लगती है, इचिंग होने लगती है, खुजली चलने लगती है। इसके साथ साथ कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, वो बीमारी जिसे हिंदी में आंख आना कहते हैं। आंखों के यहाँ से कीचड़ निकलने लगता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, आंखें लाल पड़ जाती हैं, उनमें इचिंग होती है। तो कंजंक्टिवाइटिस के लिए भी टेल्यूरियम मेटालिकम का यूज किया जाता है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। यदि हम इसके कान के सिम्टम की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक सिम्टम कान से रिलेटेड टेल्यूरियम मेटालिकम के देखने को मिलते हैं, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है ओटोरिया। ओटोरिया का मतलब होता है कि जिस किसी व्यक्ति के कान से पस निकलने की या डिस्चार्ज होने की शिकायत होती है उसे ओटोरिया कहा जाता है। ये जो डिस्चार्ज होता है इसमें एक खास तरह की स्मेल होती है, और वो स्मेल होती है मछली के अचार जैसी स्मेल। अब जिन लोगों ने मछली का अचार खाया होगा वो उस चीज को जानते होंगे कि वो कितनी बदबूदार स्मेल होती है, और सेम वैसी ही स्मेल टेल्यूरियम मेटालिकम के पेशेंट को जब कान से कोई डिस्चार्ज होता है, ओटोरिया की शिकायत होती है, पस निकलने की, मवाद निकलने की जब शिकायत होती है, तब उस कंडीशन में वैसी ही बदबू उस डिस्चार्ज में से आती है। यदि हम इसके नाक के सिम्टम की बात करते हैं तो दोस्तों पेशेंट को सर्दी की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, खास तौर से उसकी जो नाक है उसको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की शिकायत होती है, नाक उसकी बंद रहती है, और जब वो खुली हवा में आता है तब उसे थोड़ा सा आराम मिलता है। यदि हम इसके कमर के सिम्टम की बात करें, पीठ के सिम्टम की बात करें, तो इसको कमर दर्द की शिकायत होती है, खास तौर से सैक्रम में, यानी कि रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा होता है उस हिस्से में दर्द की शिकायत होती है, और वो जो दर्द है वो टच करने से बढ़ता है, यानी कि छूने से बढ़ता है। तब उस कंडीशन में टेल्यूरियम मेटालिकम उस पेशेंट की बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो दोस्तों यही जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं मेडिसिन के, लेकिन ये कुछ खास सिम्टम होते हैं जो किसी पेशेंट की मेडिसिन को इंडिकेट करते हैं। तो सबसे बड़ा जो सबसे खास जो सिम्टम है वो है पेशेंट को दाद होना। जिस भी पेशेंट को दाद होने की शिकायत है, ये जितने भी सिम्टम मैंने बताए हैं आपको वो मिलें अथवा ना मिलें, लेकिन यदि दाद है उस पेशेंट को, उस मरीज को दाद होने की शिकायत हो रही है, लाल लाल कलर के उसको शरीर पे चकट्टे पड़ रहे हैं, इस तरह के गोल गोल निशान उसको पड़ रहे हैं और उसमें उसे बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, तब हमें टेल्यूरियम मेटालिकम का यूज करना है। शुरुआत में हमें टेल्यूरियम मेटालिकम की 30 पोटेंसी को यूज करना है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, शुरुआत में हमें टेल्यूरियम मेटालिकम की 30 पोटेंसी को यूज करना है। उसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को पेशेंट को देना है। इस तरह से कंटिन्यू हमें 15 दिन तक देना है। 15 दिन बाद हमें उसके डोज को 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को केवल कर देना है, और फिर अगले 1 महीने तक हमें उसको देना है। तो देखिए दोस्तों, दाद जितनी पुरानी होती है ठीक होने में उतना ज्यादा समय लेती है। तो यदि आपको ज्यादा पुरानी बीमारी है तो बिल्कुल हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप ठीक होंगे, लेकिन होम्योपैथी से ही आप ठीक होंगे, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप किसी भी कंपनी की लेके आ सकते हैं, सभी कंपनियां अच्छी हैं, चाहे आप SBL ले लो, चाहे आप WSI ले लो, चाहे आप रैगबैग ले लो। 30 पोटेंसी में शुरुआत में लेके आना है, और यूज करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं
हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है।